एक समय ऐसा था कि हमारे गाँव में कोई भी ऐसी महिला, पुरुष कोई नहीं था जो अपना नाम ना लिख पाए। जो शादी कराने की प्रथा है वो कुछ ख़ास लोग ही कराते हैं। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा। ये जो समाज की धारणा है कि यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ ज्ञान जो व्यक्ति है उसी के पास ज्ञान। इग्नस पहल ने इस धारणा को तोड़ा। 1999 में पहली बार किसी राज्य की टेक्स्ट बनी तो उसको बनाने वाले शिक्षक। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को लेकर जितने बवंडर मचे हुए हैं, उन बवंडरों के पीछे कैसे यहाँ तक बात पहुँची कि अब बच्चों को एडमिशन देने के लिए अध्यापक उनके पांव धोएंगे। एक समय वह हुआ करता था जब वे ही बच्चे जो आज एडमिशन के पहले अध्यापक से पांव धोने का सुख पा रहे हैं, उनके पूर्वज जब स्कूलों में जाते थे तब उनको डंडे से इतना धोया जाता था कि वे या तो स्कूल से भाग जाएं या फिर अगर दृढ़ संकल्प बच्चे हैं तो स्कूल में डटे रहें। वैसे दौर में पढ़ाई होती थी, एक सामूहिक पढ़ाई होती थी। एक ही अध्यापक कई कक्षा को तब भी संभालता था और एक ही अध्यापक कई कक्षाओं को अब भी संभालता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं, बल्कि दर्जनों और सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं अलग अलग जिलों में, जहां या तो शिक्षा मित्र है या वे शिक्षक विहीन स्कूल के तौर पर हैं। बच्चे आते हैं, अध्यापक का आता पता नहीं होता। दूर देहात में बहुत सारे ऐसे स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल हमने देखे हैं जो पढ़ाई के दिनों में भी बंद रहते हैं। थोड़ा और नीचे अगर जाएं हम, तो सामुदायिक केंद्रों में जो आंगनबाड़ी और दूसरे तरीके के उपक्रम हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनमें लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जो लोग काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक दुनिया है। बहुत कम वेतन में तमाम सारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वे बच्चों को रचनात्मक रूप से विकसित करने का काम कर रही हैं। जब हम इस परिदृश्य के बनारस चैप्टर की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया है और प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण की कई समितियों में, जो अलग अलग राज्यों की समितियां भी थीं और उत्तर प्रदेश की भी थीं, उनमें अपना योगदान जिन्होंने किया और पाठ को कितने सुचारू ढंग से बनाया जाए, कितना ग्राह्य तरीके से बनाया जाए, उस पर उन्होंने लगातार काम किया। तमाम सारे शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन किया, उनसे बहस मुबाहसे किए, बातें की और इस तरीके से उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज भी वे इसी तरीके के उपक्रमों पर आधारित एक संस्था का संचालन करते हैं जिसको हम इग्नस पहल के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जो बनारस में बड़ा गांव इलाके में इग्नस पहल नाम की संस्था के कर्ता धर्ता हैं, उसके सीईओ हैं और अपनी टीम के साथ पूरे इलाके के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि बच्चों को जो नौनिहाल हैं वे किताबों में दिलचस्पी लें और अपनी रचनात्मक खूबियों का विकास कर सकें। तो आइए हम रूबरू होते हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह से। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे और लगभग सबकी जिज्ञासा होगी कि आखिर आपकी शख्सियत बनी तो कैसे बनी, आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरीके से आपने शिक्षा पाई, और इस लाइन में जब आप आए तो किस तरीके से आपकी माने एंट्री हुई यहाँ। जी, नमस्कार। एक तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुतायत में ग्रामीण परिक्षेत्र से ही आते हैं, तो मेरा जन्म भी
बनारस से लगभग केंद्र से 22 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक गांव है विरधवलपुर, और छोटा गांव, अपने ब्लॉक का सबसे, पिंडरा ब्लॉक का सबसे छोटा गांव। उसको 52 घर का गांव कहा जाता था। अच्छा। तो उसमें 52 परिवार ही रहते थे, 52 फैमिली। तो वहीं पे मेरा जन्म हुआ, और पिताजी पेशे से शिक्षक थे सरकारी स्कूल में। और स्कूल के दिनों में मेरी गणना थोड़ी अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में होती थी। तीसरी, चौथी और पाँचवीं में जब मैं पढ़ रहा था, तो उन दिनों विद्यालयी प्रतियोगिताएं होती थी। उत्तराखंड समेत यूपी एक में था, और आपको विश्वास शायद न हो कि मैं लगातार 3 साल तक सुलेख और गणित में प्रदेश चैंपियन रहा। क्या बात है। हम लोग उन दिनों हमारे गांव में एक मुहिम शुरू करे थे कि हमारे गांव में कोई अंगूठा लगाने वाला नहीं रहेगा। उस समय मेरी उम्र मुश्किल से 11-12 साल होगी, पर हमारे बड़े भाई लोग, कुछ चचेरे भाई लोग उत्साहित थे कि गांव में कोई अंगूठा लगाने वाला नहीं रहना चाहिए। तो हम लोगों ने, उस समय मैं 6वीं में पढ़ रहा हूँ, तो हम लोगों को लगाया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुम 2 दादी को वो सिखाओ, उनका नाम लिखना। ऐसे ऐसे सारे बच्चों को लगाया गया। तो हमने कोशिश करी और हम सफल भी हुए, सही कहे तो हम। और एक समय ऐसा था कि हमारे गांव में कोई भी ऐसी महिला पुरुष कोई नहीं था जो अपना नाम न लिख पाता। उस समय ऐसा हुआ कि कुछ नवविवाहित बहुएं आईं, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी जी। तो अब ये हुआ कि अब इनको कौन पढ़ाएगा, तो उनके साथ अब आज के, आप समझ लीजिए 1980-82 का मतलब है आज से लगभग 40 साल पहले। तो 40 साल पहले एक गैर परिवार का लड़का किसी की बहू को, भला ही वो छोटा हो, उसके साथ बैठ के उसको सिखाए, तो ये थोड़ा समाज ने इसको ये नागवार गुजरा, बहुत नागवार गुजरा। और वो हम लोगों की जो मुहिम थी वो बंद हो गई। समाज को शिक्षा के जरिए बदलने की शुरुआत हमारी वहीं से। हम वोट के लिए मतदान केंद्र पे गए, तो वो कहता था अंगूठा लगाओ, तो लोग नहीं, कलम दो, हम नाम लिखेंगे। तो ये जो शुरुआत हुई वो बहुत शानदार थी। दूसरी चीज़ जो बिल्कुल उसे शिक्षा तो नहीं कह सकते वो, पर थोड़ी सी अलग थी। रविवार को एक शाम को मीटिंग होती थी, जिसमें करीब 70-80 लोग, 90 लोग, ऐसे लोग जुटते थे, और हम लोग बात करते थे कि क्या क्या करने से हम लोगों का गांव आगे बढ़ेगा। उसमें गांव ही नहीं रहा, फिर आसपास के 3-4 गांव के लोग आ गए। फिर हम बात करते थे क्या मुद्दे हैं। शादी विवाह में जो वो होता था कि कुछ जो शादी कराने की प्रथा है वो कुछ खास लोग ही कराते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा कि हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ ऐसे भी शादी हो सकती है कि आप लोग वर वधू के पक्ष के लोग इकट्ठे हों और साधारण तरीके से मिले जुले और उसको शादी करें। और किसी शिक्षित व्यक्ति को बुला करके एक बाकायदे से वो बनाया गया, सर्टिफिकेट बनाया गया, मैरिज सर्टिफिकेट, उसको दोनों पक्ष साइन करें, शादी हो गई। ये भी हम लोगों ने कुछ दिन चलाया इसको। फिर हम लोगों ने एक मैगज़ीन भी निकाली, नहीं, एक पत्रिका निकाली, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती रही। और उन दिनों फिर पिताजी नहीं रहे जब मैं 7वीं में ही था, तो घर की घरेलू परिस्थितियां थी, मुझे इंटर के बाद शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। अभी जो आपने कहा कि 12वीं के बाद आपने अध्यापन का पेशा अपनाया क्योंकि घर की ज़रूरतें थी कि आप नौकरी करें। उसके बाद आपकी शिक्षा हुई या नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई। ये अच्छा सवाल आपको। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मुझे लगा कि अरे, तो मेरी शिक्षा ही रुक गई, मेरा सारा जोश ही ख़त्म हो गया। तो 1 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं, क्योंकि मैं 12वीं के पास की नौकरी करने बीएससी छोड़ के आया था। बीएससी कर रहा था मैं उस समय यूपी कॉलेज से। तो बीएससी सेकेंड ईयर में था जब मुझे घर के लोगों ने अलग कर दिया मेरे परिवार को। मेरे परिवार 5 भाइयों का था, पिताजी सबसे छोटे थे और मैं उनकी सबसे बड़ी संतान। तो इन्होंने अलग कर दिया सबने मिलके। तो हमें लगा कि अरे, हमारे यहाँ माता जी रोती रही बार बार कि अब तो हमारा परिवार कैसे चलेगा।
तो फिर मुझे वो पढ़ाई छोड़ कर के वो करनी पड़ी। 1 साल मुझे समझ में नहीं आया, मैंने अलग-अलग तरीके से कोशिश की कि मैं अपना बीएससी कैसे पूरा करूँ। हुँ, पर उस समय ये बाध्यता ये मतलब नियम नहीं था कि आप प्राइवेट रह के आप बीएससी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता है, वो आप नहीं कर सकते। तो फिर अनचाहे मुझे दूसरे विषयों पे मुड़ जाना पड़ा और फिर मैंने विद्यापीठ से प्राइवेट रूप से ग्रेजुएशन किया, बीए किया, सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी और हिंदी हुँ, विषय लेके। हुँ, फिर इसके बाद मास्टर किया हिंदी में। फिर इसी तरह से छोटे-मोटे सर्टिफ़िकेट कोर्स किए, कुछ सूचनाएँ, रिपोर्टिंग ये सब अच्छा देख कर के मुझे एक नौकरी के दूसरे साल ही मुझे ब्लॉक एसोसिएट कोऑर्डिनेटर बना दिया, जिसका काम था बड़ा गाँव ब्लॉक भर के शिक्षकों के प्रशिक्षण को देखना, उनके स्कूलों की जाके मॉनिटरिंग करना और उनको सपोर्ट करना, बताना कि क्या ठीक होना चाहिए, कैसे पढ़ाई। तो इस समय क्या हो रहा था प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मतलब प्राथमिक शिक्षा में बदलने की शुरुआत ये 2009 के बहुत पहले से चीज़ें शुरू हो गई थी। जिस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया, वो घटना है एक बार मुझे खबर दी गई कि यहाँ जिला प्रशिक्षण संस्थान सारनाथ में एक सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है राइटर्स का, जी। जहाँ लेखकों का चयन किया जाएगा और वहाँ बनारस, चंदौली और भदोही इन ज़िलों से लोग आए थे। मुझे ये खबर मिली कि ऐसा सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है जिसमें आपको भाग लेना ज़रूरी है। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरा जो एसटीआई है वो मुझसे चिढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे जानबूझ के सारनाथ भेज रहा है। हुँ, अच्छा। तो मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा हुँ, और क्योंकि वो छुट्टी का दिन था। हुँ, तो हमने कहा कि पूरे ब्लॉक से किसी को नहीं, मेरी ही ड्यूटी क्यों सारनाथ लगेगी, मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसने चपरासी को भेजा घर पे कि नहीं उनको जाना ज़रूरी है। फिर भी मैं नहीं गया, कहता हूँ कि नहीं जाएँगे, कोई नहीं जा रहा है तो मैं संडे को क्यों जाऊँ? पर इस बार एसडीआई महोदय थे, खुद अपनी स्कूटर लेके आए और कहे आप बैठिए हमारे साथ चलना है। तो वो ले गए मुझे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ जाके मुझे पता चला कि वहाँ तो पहले से करीब 180 लोग इकट्ठे थे, जिनके बीच टेस्ट लेने के लिए प्रदेश से एक्सपर्ट लोग आए थे, राज्य शिक्षा सलाहकार आए थे। तो ये पूरी टीम आई हुई थी सेलेक्ट करने के और बहुत पहली बार मैंने ऐसा सिलेक्शन देखा कि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वो आपको अलग-अलग टॉपिक देते हैं, बात करते हैं, आपको सुनते हैं ध्यान से और फिर कुछ पाठ देते हैं, आपको रिव्यू करने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगा कि चलो बड़ा मज़ा आया। शाम तक फिर आ गया, मैं भूल गया उस घटना को। पर पता चला कि वो जो उसमें थे, उसमें से 27 लोग चुने गए। 180 में, तो मेरा भी नाम था। दूसरी बार क्या हुआ कि फिर से कहा गया कि आपको फिर से बुलाया गया, फिर से सिलेक्शन होने वाला है। तो मैंने कहा कि अब तो हो गया, अब क्या होने वाला है? तो इस बार पता चला कि 27 ज़िलों के लोग आए थे सेलेक्टेड, उनके बीच सिलेक्शन किया जाना था। अब ये फाइनल कमेटी बननी थी। इस बार फिर से टेस्ट हुआ और इस बार केवल 13 लोग चुने गए और उसमें मैं फिर से चुना गया। तो जैसी पॉलिटिक्स होती है, फिर स्टेट से ऑर्डर आया कि उन स्टेट से मुझे सीधे परियोजना डायरेक्टर का ऑर्डर आया मेरे नाम कि इनको भेज दिया जाए। पर उस समय तात्कालिक अधिकारी जो भी थे, पता नहीं किन परिस्थितियों के कारण उन्होंने दूसरे को भेज दिया। हुँ, तो वहाँ से उसको तुरंत लौटा के फिर कहा गया कि उनको भेजिए जिनके नाम पत्र है। फिर मैं गया, वहाँ देखा तो वहाँ इस देश के शिक्षा सलाहकार पद पे थे उस समय सुवीर शुक्ला और ऐसे बहुत सारे जो किताबें बनाने वाले लोग थे, एनसीईआरटी के लोग थे, इनसे मुलाकात हुई, बातें हुई। फिर हम लोगों ने खूब बातें करी, 4-5 दिन की वर्कशॉप होती थी कि बच्चा क्या है, शिक्षा क्या है, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, किस तरह की सामग्री मदद करती है बच्चों को सीखने में, किस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये एक पूरी जो समझ बनी वो और उसके बाद फिर बहुत सारी किताबें पढ़ी गई। तब हमें पता चला कि अरे अंतोन मकारेंको भी कोई नाम है जिसने शिक्षा की शुरुआत की। हाँ? वसीली सुखोवलेनिस्की है, जॉन हॉल्ट है, जॉन डेवी है, प्याजे है, जाने कितने नाम, रविन्द्रनाथ जी हैं जिन्होंने शिक्षा पे। तो उनको पढ़ा क्योंकि मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी शिक्षा की, मैं तो 12वीं पास करके आया था।
तो फिर मैंने उन किताबों को पढ़ा, बहस सुने, ये किए। और एक और मज़ेदार मैं बात बताता हूँ आपको, वहाँ भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया और मेरे लिखे हुए नोट को, डॉक्यूमेंटेशन को इतना ठीक पाया गया कि मेरी नोटबुक की फ़ोटोकॉपी करके सभी पूरे दोनों ही प्रदेश से, उत्तराखंड और यूपी उन दिनों एक था, तो दोनों ही प्रदेश से जो चुने हुए लोग थे करीब 150 लोग थे। तो 150 लोगों को मेरे नोटबुक की फ़ोटोकॉपी बाँटी गई। तो यहाँ से धीरे-धीरे शुरू हुआ, तो वहाँ 2 ग्रुप बन गए फिर, एक ट्रेनर का ग्रुप बन गया और एक टेक्स्ट बुक राइटर का ग्रुप बन गया। तो मुझे टेक्स्ट बुक राइटर के ग्रुप में रखा गया और मुझे गणित और भाषा में मदद करने के लिए कहा गया। बाद में फिर प्राइमरी के लिए 5 एडिटर चुने गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 5 एडिटर चुने गए। तो उस 5 एडिटर में मुझे भी चुना गया। तो ये वहाँ तक पहुँचने की कहानी रही। अब जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा अलग है। जी। तो तीसरा पार्ट ये है कि वो यहाँ मेरी मुलाकात सुबीर शुक्ला से हुई। फिर पता चला कि हम लोगों ने उनके साथ 2 साल पूरे काम किया ना, 13-14 बार मिले, बातें करी, टेक्स्ट बुक बदले, हमने पूरी ट्रेनिंग करी। पहली बार मैंने राज्य स्तर के टीचर्स को ट्रेंड किया बस्ती ज़िले में जा कर के। बस्ती ज़िले में वहाँ रामपुर और देवरिया और कुशीनगर के लोग आए थे, उनको ट्रेंड किया। और फिर तो एक शुरुआत जैसे ही हो गई, राज्य स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना, कोई भी मॉड्यूल हो उसका लिखना, पढ़ना, सिलसिला चल निकला। तो अचानक हमें पहली बार मौका मिला अंडमान जाने का 2005-4-5 में सुनामी आई, तो ये अंडमान में शिक्षकों का प्रशिक्षण करना है। तो अचानक ही सुबीर शुक्ला का फ़ोन आया और हम लोग राज़ी हो गए, गए 19 दिन 20 दिन रहे। फिर तो एक दौर ही चल पड़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने गुजरात, आपके हरियाणा, आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये समेत कम से कम 20 से अधिक राज्यों में, महाराष्ट्र भी है इसमें, 20 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया। इस बीच में एक मैगज़ीन, बच्चों की पत्रिका निकाली चहक नाम से 2000 में। तो यहीं के स्थानीय लेखकों को मिला करके, पर उसमें रचनाएं तो पूरे देश के लोगों की छपी थी जो हिंदी रचनाकार थे। तो ये है छोटी सी कहानी। और फिर इसके बाद 2010 में मैंने, नौकरी चल ही रही थी, फिर मैं प्रमोट हो गया, जूनियर हाई स्कूल में चला गया, जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हुआ। और इसके बाद मैंने 2010 में नौकरी छोड़ी नवंबर महीने में। 2011-12 तक हम लोग ऐसे मिल के काम करते रहे। पर 2013 में जो इग्नस पहल का नाम लिया आपने, 2013 में हम फॉर्मली एक सेक्शन 25 की कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुए। सुबीर शुक्ला उसके फाउंडर है, मैं को फाउंडर हूँ। हम दोनों ने मिलकर कंपनी रजिस्टर्ड की सेक्शन 25 में, और हम फिर इग्नस पहल के ज़रिए वही उसी काम को बढ़ा रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस आज भी है, हमारा ध्येय वाक्य है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जब आपने शुरू किया तो इग्नस पहल की जो मुख्य गतिविधियां थीं और उसका एजेंडा रहा है, वो क्या रहा है, जिसमें आप कितना सफल हुए? ये जो समाज की धारणा है कि यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ गया जो व्यक्ति है उसी के पास ज्ञान है, या रिसर्च संस्थाओं में बैठा हुआ व्यक्ति है उसी के पास ज्ञान है। पर इग्नस पहल ने इस धारणा को तोड़ा और पहली बार 1999 में पहली बार किसी राज्य की टेक्स्ट बुक बनी, तो उसको बनाने वाले शिक्षक थे। और ये परंपरा नहीं, उससे पहले वो बनाते थे ना, NCERT के लोग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग। आंगनबाड़ी के स्तर पर जो प्रशिक्षण आप लोग कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकल रहा है? किस तरह से जो है, कितने क्षेत्रों में आपने काम किया और कौन सी ऐसी उपलब्धि आपने दर्ज की जिसको आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? हमने तो शुरुआत की थी बड़ा गाँव पिंडरा के कुछ आंगनबाड़ी सेंटर के साथ, पर जब हमारे काम को देखा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर ने, तो उन्होंने कहा कि एक लैब सेंटर का कॉन्सेप्ट है ना, हर ब्लॉक में कुछ लैब सेंटर आंगनबाड़ी बनाए गए हैं, उनको मॉडल की तरह बनाया जाए, जिसके आधार पे आगे
दूसरे आंगनबाड़ी उनको देख के सुधार कर सकें। शिक्षा का काम भी आंगनबाड़ी में होना चाहिए, हम लोग ये कर पाए। इसको कैसे कर पाए? हर आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोगों ने लर्निंग कॉर्नर बनवाया, बच्चों के सीखने की का एक कोना बनवाया। तो वहाँ तरह तरह की जो ब्लॉक्स हैं, खेल के खिलौने हैं, कहीं रेत रखा है, कहीं मिट्टी रखी है, कहीं कुछ पत्तियाँ समय समय पे रखे जाते हैं, कुछ मिट्टी के कुछ खिलौने बना के रखे गए हैं। तो ये एक आदत सी बनी कि बच्चे वहाँ उसको उठाते हैं, काम करते हैं, रखते हैं। तो एक तो ये थी हमारी पूरी टीम में, इसको हम सफलता कहते हैं। बहुत तो नहीं, हम लोग अभी केवल 17-18 आंगनबाड़ी सेंटर में हैं अभी तक। हम लोग इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं। अगर हुआ, अगर हम सफल हुए, और अभी हम इसको अपने ही फंड से कर रहे हैं। बड़े रूप में हमें कोई फंड मिला तो हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के हर ज़िले में एक ब्लॉक शुरू करें और इसको हम लोग जितनी जल्दी हो सके फैलाएँ। दूसरी चीज़ जो इन केंद्रों में हुई है, इन केंद्रों में हम लोगों ने उन गेम को शुरू किया जो बच्चे अपने घर पे खेलते हैं। गिल्ली डंडा, जो मैं कह रहा हूँ ना आपके, जो ज्ञान परंपरा है उसको खेलना। तीसरी चीज़ है बच्चों के अनुभवों पे बातचीत करना हमने शुरू किया कि बच्चों ने अपने अपने घर पे क्या किया, उनके धान की रोपाई हो रही है, कैसे हो रही है, या वो अभी गर्मी की छुट्टियों में आम के बगीचे में क्या किया किया। तो इस तरह की चीज़ें आधार बनाई जा रही हैं। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, आपने अपनी पहलकदमियों के बारे में साझा किया और जो एक चीज़ छूटी जा रही है, छूटी ये जा रही है कि जैसे मुझे भी लगता है कि बरसों से मौलिकता जो शिक्षा में है वो ख़त्म है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले किसी प्राध्यापक से अगर हम 5 उपन्यासों के नाम पूछें तो शायद मुश्किल में पड़ जाएगा, हिंदी साहित्य का। और वो अपने आप को जन्मजात कवि और आलोचक मानता है। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अपने आप को प्रकांड विद्वान मानता है, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, आशा कार्यकर्ता जो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन पर, उनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है और मौलिक जिम्मेदारी है। जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, जो बीज को किस टेम्परेचर पर रोपा जाए कि उसमें से अखुआ निकले और उस अखुए को पौधा होने की पूरी प्रक्रिया में वे कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे उसकी नर्चरिंग करें कि वो बाद में एक पेड़ होने लगे और फिर वो फल देने तक पहुँचे। फल देने से मतलब यह है कि हर चीज़ का महत्व होता है। कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जिसका कोई महत्व कम हो, कोई वनस्पति, कोई चीज़ नहीं है। तो यह अगर हमारी शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा बन रहा है, यह सोच बन रही है, यह लोकतांत्रिकता उसमें आ रही है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े महत्व की बात है हमारे लिए, गांव के लोग के लिए। बनारस से मैं राम जी यादव।